So I'll be dealing in the next 30 minutes about the common topics like IV drugs, venipuncture, wound care, blood culture, urinary catheterization and milk preparation. ये आप लोग रोज ही ये सारी चीजें कर रहे हैं. इसमें शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट बहुत हाईलाइट करने वाले हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बीच में या बाद में आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे. So first of all, the venipuncture. So why it is so important कि हम venipuncture को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं? Because that newborn जिसके अंदर हम लोग जो कल्चर ले रहे हैं या आप मेडिकेट लगा रहे हैं या सैंपल निकाल रहे हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो अडल्ट के मुकाबले बहुत कम है. उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है. एंड स्किन ब्रीच, स्किन इज अ बैरियर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जैसे ही हम उसके अंदर एंटर करते हैं, एक ऐसा कैनुला जो ऑलरेडी आपने ओपन रख दिया था, या जहां पे स्किन के अंदर एक कॉन्स ऑर्गेनिज्म था या कोई ऑर्गेनिज्म था जो प्रॉपर्ली हमने क्लीन नहीं किया, तो हम उसकी टेस्ट करने जा रहे थे जस्ट टू टेस्ट सम कैल्शियम लेवल्स, बट वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड an infection and then second day the baby became sick and फिर वो थर्ड डे वेंटिलेट हो गया एंड मे बी फोर्थ डे वो एक्सपायर हो गया. सो हमने क्या किया, उसको एक तरह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन दिया. And many times we ourselves realize कि हमारे 50%, 60% admissions, they are the sterile preterm babies who are just because they are premature, they are in the nursery and they get infected because of these facts. So it is our responsibility that these babies who are preterms, they should not get infected because of us. So the most important message what I want to give, that neonatology and the intensive care is moving towards more and more intensive care. But as we realize, as we move forward, हम लोग को ये realize हो रहा है कि हमें कम से कम करना है. We have to do less harm. We have to do no harm. So that is the most important ethical practice जो हम लोग को सबको ये करना है, कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नॉन इन्वेजिव तरीके से काम चल जाता है उस बच्चे में, हमें इन्वेजिव नहीं होना है. Less antibiotics, less IV fluids, more of developmentally supportive care, more of tender care. We have to do it. But if it is necessary, of course, we have to take the blood cultures. If it is necessary, of course, we have to give IV fluids. For that, we have to do the skin preparation before that venipuncture. तो जैसे डॉक्टर आकांक्षा ने कहा कि ये अब एक प्रोसीजर, जब आप बॉडी फ्लूइड, ब्लड को, स्किन को ब्रीच करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दैट यू आर गोइंग टू टेक एब्सोल्युटली इन अ स्ट्रेट एसेप्टिक टेक्निक्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है हैंड वॉशिंग. आई थिंक ये 100 टाइम्स आ सकता है इस वर्कशॉप में, और वो अगर आ भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सभी को वो स्टेप्स याद हो जाए. सो डू यू नो व्हाट इज अ निमोनिक? व्हाट इज द निमोनिक फॉर द हैंड वॉशिंग? सो इट इज एक्चुअली सुइमन के. So if you just remember this, you will always remember the hand washing, है ना? तो सुमन को हमने SUIMAN के, सुइमन के is a mnemonic. जैसे आपको इनफैक्ट सारी मदर्स को भी सिखाना पड़ेगा. जो इलिटरेट मदर होगी, जो एंट्री करेगी, उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा. तो it is S for सीधा. All of us should do it actually. So it is सीधा, U is उल्टा, and then interdigital spaces, मतलब बीच के spaces, then मुट्ठी, A is अंगूठा, N is नाखून, and K is कलाई. So अगर आपको सुइमन के याद रहा तो आपकी आधी जो है बैटल आपने जीत लिया, बिकॉज आपके सारे लोग जो अंदर आ रहे हैं, चाहे उसमें वो टेक्नीशियन है, चाहे वो ऑक्सीजन चेक करने वाला है, चाहे वो माँ है, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, दूसरे फैकल्टी हैं, हर इंसान सुइमन के कर रहा है. ये आपको इंश्योर करना है. अपने NICU में आपके यहाँ हैंड वॉशिंग रेट्स कितने हैं, बेसलाइन रेट्स हमेशा, अब ये क्या होता है, प्रोसेस कम भी होता जाता है, तो बीच बीच में इसको आपको करना है, एनालाइज करना है कि हमारे यहाँ कितना हो रहा है, और हम ये करके बच्चे का प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्या हम इस बात पर ध्यान देते हैं? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हर प्रोसीजर जो अभी ये 6-7 हैं, सबसे पहले हम लोगों ने हमको सुइमन के करना है. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हमें, बिकॉज हम ब्लड उसको वीनिपंक्चर करने जा रहे हैं, सो वी विल ऑलवेज पुट अ स्टेराइल ग्लव. सो स्टेराइल ग्लव शुड नेवर बी यूज्ड टू गिव द स्वीपर्स की वो जाकर के वॉशरूम. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लव्स.
So there are plastic gloves, and this differentiation, the nurses has to maintain that glove data. Because आपको पता है, we all are from the low middle income country and we know कि हमारे पास कमी तो पड़ेगी ही पड़ेगी. तो we should have sufficient gloves कि हम LP के समय gloves हो हमारे पास, सेंट्रल लाइन के समय gloves हो हमारे पास, मेडिकेट डालने के समय, और हम उनको ऐसी चीजों में, फॉर एग्जाम्पल हम नॉन फ्लूइड हम नहीं टच कर रहे हैं, हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारा नॉन स्टेराइल से काम चल जाएगा. सो हमें उस चीज को ध्यान में रखना. सो वी विल हैव टू प्रिपेयर द स्किन नाउ. So we have to identify veins. So most commonly we are using antecubital veins on the dorsum of the hands, femoral ankle, and that vein we usually make. All of you are expert in that. And आपने हाथ धो लिए, हाथ धोने के बाद आपने identify कर लिया, आपने सामान इकट्ठा कर लिया. And for these things you should have the disinfectants, out of which spirit, betadine spirit is the main funda, which you have to apply from that side in a inside out circle and discard that cotton. And then betadine, let it dry, and then spirit. And then that area is clean. So that is your key site. Key site, which is already explained, कि वो key site मेरी clean हो गई है. You are sure that that area is now clean and you are not going to introduce. So skin preparation you will do in all medicates, all central line insertions. That is very important. So we have done that. So this is all steps which is written. So always you take a needle. So now for doing the puncture, veiny puncture, we usually take a 23-26 gauge needle and beveled up. So that जो आपका beveled up वाला portion है वो आप जाएंगे and you just see that the blood is coming out, and from a sterile syringe needle which should be capped, आप cap निकालिए और उसको जो है आप blood जो उसका free flow trickle कर रहा है कहीं दीवार में बिना छुए आप उसका sample इकट्ठा कर लीजिए. And then whatever amount of sample is coming free flow, gradually you will take out that sample. 1 ml, 2 ml sample is taken out. And always if you are putting a cannula, you have to put that cannula and then close that. For cannula insertion, it is very important that that hub area should be always blood free. Many times we see कि आपने medicate लगाया और वहीं पे आपके ऊपर पूरा blood collected है, especially in the hub area. So that is a very important culture medium for bacteria. So that area should be always cleaned, not only at that time when the blood is there, you have to clean that, but also before giving every time injections, IV antibiotics, when you open that, you have to clean with a sterile swab, spirit, betadine spirit, that hub area, and then to give injections. It is also a very good idea to actually place a connector so that you are at some distance and that connector is away from that hub, and then you are cleaning that connector hub and then giving the IV injections. This part should be always a closed loop system. तो आपको लगता है कि अगर हम बार बार ओपन कर करके बार बार इसको खोलेंगे, बहुत सिक बच्चा है, आप उसको पैरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, so this should be a closed system. जैसे अभी डिस्कशन हुआ था कि हम जो है एक बॉटल खोल के रख देते हैं, अब वो बॉटल जो है खुली हुई आपने रख दी है और उसके अंदर जो है वो एयर के कांटेक्ट में है और फिर जो है उसका 80 ml खत्म हो गया, फिर आपने उससे ले लेके भरा. So this is not a good practice. So in this workshop we will learn what is ideal. What is ideal? फिर we will try to make it towards 70-80% to our best of our capacity to reach that. So जो भी आपका fluid है, it should be ideally connected to the pedia drip set or the infusion pump. 24 hours dedicated for that particular baby. I think that is the best. And of course, you will try as soon as early to stop IV fluids in that patient. So what are the, by taking aseptic precautions, wash hands, Suiman K, and pain management. जब आप वीनी पंक्चर करने जा रहे हैं तो हम लोग को बच्चे का पेन मैनेजमेंट करना है. बड़े लोग होते हैं, हम ज़ाइलोकेन जेली की बात करते हैं, हम उनको कोई एनेस्थेटिक दे देते हैं या कोई दवाई दे देते हैं, बट बच्चों में न्यूबॉर्न में अभी तक कोई सोचता ही नहीं था कि उन्हें दर्द होता है. उन्हें भी दर्द होता है, न्यूबॉर्न बेबीज को दर्द होता है. दे हैव ऑल डीसैचुरेशंस, दे हैव हार्ट रेट वेरिएबिलिटीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इस पे पूरी रिसर्च हो चुकी है. तो हम लोग को क्या करना है, बच्चे को स्वाडल करना है. माँ की गोद में आप दे सकते हैं,
उसके मुंह में जो है आप डेक्सट्रोज सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। KMC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड मेथड कि आप इन्हीं पंक्चर कर रहे हैं, मदर के पास में बच्चा है एंड देन यू आर डूइंग द प्रोसीजर. So use this pain management strategy and that should be there in the policy of the NICU, that what in what procedure, what type of pain management you are using. Then hold the needle with the bevel up, keep the angle around 30 degrees, insert the needle into the vein, progress the needle, check for the blood in the hub, check the patency of the cannula and put a saline injection and fix the cannula, and always fix the cannula by a transparent dressing, because you will be able to see if there is any blockage. Cannula counter, you will be easily identifiable if it is transparent agar done, rather than having a big cannula side block and then you are having a elephant hand. और आपने बच्चे को नहीं देखा और सुबह आप आ रहे हैं and this hole is necrosed and we have seen very bad outcomes with gangrenes and not what happens because of this. So we are giving IV fluids, but we don't have any right to create all this. So do no harm. So it is very important to put cannula, but it is more important to look for the local redness and immediately take it out when it is counter. So this was about the cannula. So I think these all are small procedures. We will do it again, I think, in the sessions. So now in the IV drug, बहुत सारे हम लोग drugs देते हैं और उनको administer करते हैं, और बहुत बार आपको लिखा होता है 200 mg IV antibiotic to be given in 15 minutes, 12 hourly, 24 hourly, etc., etc. So medication errors are the most common errors in the NICUs. And nurses को NICU में किस तरह से antibiotics देते हैं, उनको कैसे देना है, ये बहुत important है. Why it is important? Because our newborn's kidney is immature. And usually, I think none of the drug we usually give a full shot. Earlier, previously, when we were studying, many times the antibiotics were given, but later we realized that these all drugs, especially the aminoglycosides, etc., they जितने भी आप अमीकासिन, जेंटामाइसिन देते हैं, अगर इनको आप शॉर्ट से दे देंगे, उस कॉन्सेंट्रेशन में उस बच्चे का किडनी फेलियर हो सकता है, उसको डेफनेस हो सकती है. So that rate etc. ये न्यूनेटल नर्स को ही आ सकता है. कोई अडल्ट नर्स अगर आपसे कह दे कि आप NICU में आके एंटीबायोटिक लगा दीजिए, तो बच्चों का बहुत गड़बड़ हो जाएगा. So उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो डाइल्यूशन है वो करना आता है. डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये 200 mg है, इसको आपको 15 मिनट में देना है, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मुझे कितना ml देना है और कितना रेट सेट करना है. अगर मेरे पास IV फ्लूइड है, पीडिया ड्रिप सेट है, अगर मेरे पास वो नहीं है, तब भी कैसे करना. तो इन शॉर्ट आई विल जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स जो आपके हेल्प में होगी, जो आप ये कॉमन एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीपिलेप्टिक्स देते हैं, कैप्निया देते हैं. सो फॉर IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड हैव वेरियस सिरिंजेस, you should have the diluent which you need to dilute, and ये diluent आप decide नहीं करेंगे. It should be a compatible diluent. It should not be incompatible. That is very important. And in case of confusion, always the leaflet of that drug, it provides that information. जो कागज है उस इंजेक्शन के अंदर सब लिखा होता है. Normal saline, spirit swabs, betadine swab, you will use all these items to administer these drugs. Please check 5 things, check 5 rights. Is it a correct patient? I am using the correct route. Interval 12 hourly versus 24 hourly. What is the time? The dosage. पता चला चार्ट किया गया है 500 mg वाला और आपकी सप्लाई में उस दिन 250 वाला आ गया, और आपने इस चीज को, आपको नहीं, आपको पता है, आप बस घोले जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं. So, am I giving proper dose? And then of course वो ड्रग हम सही दे रहे हैं. ये भी मिस्टेक्स होते हैं कि ड्रग ही कोई दूसरी लगा दी. एक्सपायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने निकाले और उसमें से वो ड्रग एक्सपायर्ड था. इस पेशेंट को इस ड्रग से कोई एलर्जी का हिस्ट्री तो नहीं है, आपको पता होगा, आपकी उसकी ग्रेविटी, तभी आप उसको कर पाएंगे. डाइल्यूट करने के बाद में डिसकलर्ड या फ्लेक्स आ रहे हैं, प्रेसिपिटेट, नेवर एवर यूज दैट वायल. प्लीज never ever use that vial if you have a discolored, brown colored drug. Reconstitute already told, and according to the recommendation. So simple, it's very simple that
you have to be given always न्यूबॉर्न में क्या होगा, mg per kg में आपको दिया जाएगा. सिंपल एग्जाम्पल, एम्पिसिलिन जैसे आपको देना है 50 mg per kg and a baby of 2 kg, so 100 mg has to be given and you have, आपके पास इंजेक्शन आ रहा है 500 mg का. So what amount you are going and how much to dissolve? So the resident or doctor has given कि आपको जो है you have to dissolve it in 4.8 ml of sterile water. तो आपने क्या किया, उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने ओपन किया इंजेक्शन, उसके हब को भी प्लीज क्लीन कर लीजिए एंड यूज दैट स्टेराइल वाटर 4.8 ml. Now 5 ml is 500 and 1 ml makes 100. So how would you know? So you want to just, या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, 500 ml mg जो है 5 ml में है तो 1 ml में 800. अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला, डिजायर्ड स्ट्रेंथ 100 mg डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्ट्रेंथ 500 mg इनटू क्वांटिटी. आपने 5 ml बनाया था तो आपको 1 ml दवाई देनी है, तो इसमें 100 by 500 into 5 ml makes it 1 ml. And another order उन्होंने जो लिखा है कि 100 mg आपको देना है 15 minutes में, so और 10 minutes में. So you have to give 1 ml in 15 minutes. So अब आपको ये निकाल लीजिए कि कितने ml आपको देना होगा पर आवर, बिकॉज आपको रेट सेट करना है इन ml पर आवर. So for that you can either use just 15 मिनट में अगर आपको 1 ml देना है तो 4 ml देना होगा 60 मिनट्स में, that makes it 1. और you can just use the formula fluid in ml divided by time in minute into 60. तो ये आ गया आपका इसमें 4 ml per hour. So but a very important consideration is loss in PMO line, and exactly the PMO line should be filled with the same amount. तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका कितना आप ज्यादा ड्रग देते हैं. तो usually double the strength is given because आपकी PMO लाइन में उतना एक्स्ट्रा आप दवाई देंगे, क्योंकि क्या होगा, PMO लाइन में ही रह जाएगी, बच्चे को पहुंचेगी ही नहीं दवाई. सो इस केस में क्या हुआ, हमें 2 ml दवाई देनी थी, हमने डबल ले लिया, दैट इज 4 ml टू बी गिवन इन 10 minutes. So it is coming 24 ml in 60 minutes. That is, हम अपना रेट सेट करेंगे 24 ml per hour. और ये जो है दवाई उसको चल जाएगी 1 घंटे 10 minutes में. It will give exactly the 100 mg of drug. तो ये हमें सब में यही फॉर्मूला हर ड्रग में लगाना है कि first you have to convert mg into mls and ml per hour, and exactly ml per hour is micro drop per minute in pediatric set. बहुत सारे बच्चे हैं, सबको आईवी लगाना है, आपके पास इन्फ्यूजन पंप खत्म हो जाएंगे. So you will convert the same ml per hour into micro drop per minute in pediatric set. In pediatric set you have to set 24 micro drops per minute. 24 micro drop per minute आप सेट कर दीजिए, आपका जो है वो 10 मिनट में इंजेक्शन बच्चे को लग जाएगा. So you will have to use the same thing. एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें रह गई है कि आपको टॉप ऑफ द वायल ऑफ एंटीबायोटिक जो आप रिकंस्टिट्यूट कर रहे थे वो भी आपको क्लीन करना है, बिकॉज दैट इज वहां पे नीडल आपकी जा रही है, तो वो की साइट हो गया आपका. तो अगर आपने वहां पे गंदगी मची हुई है और उसी के थ्रू आप चले गए, तो यू कैन गिव अलोंग विद द एंटीबायोटिक द बैक्टीरिया टू द बेबी. सो देन आफ्टर गिविंग दिस इंजेक्शन प्लीज राइट, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने उस बच्चे को क्या डोज लगाई, तो आपने 100 mg in 1 ml of ampicillin over 10 minutes at 2 PM with your signatures. So you have to document each and everything. जो आपने किया है वो आपको डॉक्यूमेंट करना है. आपके पास एक लिस्ट ऑफ डाइल्यूएंट्स आपके यहाँ लगे होने चाहिए कि आप किस चीज में क्या चीज घोल सकते हैं. आपकी मर्जी नहीं है कि आपको जो मिल रहा है आप हर चीज कर सकते हैं. So this SOP should be there. And with the help of the doctors, antibiotic prescription, various drugs dilution prescription, it is available in the books etc. But अपने drugs के हिसाब से आपको ये बनाना है. For example, ampicillin is incompatible with dextrose and soda bicarb. You can use NS and sterile water. So use the compatible ones. For example, आपके पास कोई नई दवाई आती है तो आप हमेशा उसका लीफलेट पढ़ के देखना पड़ेगा क्या है. Now I am just coming to milk preparation. I think all of us are knowing most of these things. So actually formula milk हम लोगों को कम यूज करना है.
सो ये जो है ये चीज, ये एक्चुअली लीस्ट होनी चाहिए। पहला तो नर्सेस का हमारा सबका ये रोल है कि मदर को हेल्प करें, सपोर्ट करें कि माँ का अपना दूध होने लगे। सो मदर्स ओन मिल्क इज द फर्स्ट एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स उसके बाद अगर आपके पास मिल्क बैंकिंग है तो डोनर ह्यूमन मिल्क होता है। अगर वो भी नहीं है, या माँ एकदम वेंटिलेटर पे है, या माँ है ही नहीं, और एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो बहुत ही कम होता है, जैसे मदर एंटी कैंसर ड्रग्स पे है, तो उसका फिर नहीं लिया जा सकता है मिल्क। उन केसेस में हमको फॉर्मूला देने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। बट हम लोग को स्ट्रिक्टली इसको प्रोहिबिट करना है। हम लोग को मिल्क, हमारी जो पॉलिसी है वो दैट शुड बी अ मदर्स ओन मिल्क। सो हाउ डू यू प्रिपेयर? So it's very important when you give this milk to the baby, many times we do not take care of the utensils. So I'm just talking about, because you are day in day out doing all these procedures. तो आप लोग को जो important चीज है वही बता रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए दूध हमें बनाना है, सो हमारे पास lukewarm water है, फॉर्मूला है, that's okay. But we have to boil the utensil for 20 minutes. And that please do it, especially in the premature babies. So we have to boil, we should have a system, we should have a feeding preparation area in our NICU, in which there should be some you can use, आपके पास एक plate होनी चाहिए, hot plate होनी चाहिए, जहाँ पे आप छोटे बच्चों के पेलाडे एंड छोटे उनके जो utensils हैं जिनमें वो एक्सप्रेस करती हैं मदर्स, या उनके जो कटोरीज हैं, they should be boiled minimum for 20 to 30 minutes. And all mothers, they should be given before every feed. And of course, आप जब prepare कर रहे हो उसको, तो आप wash hands करोगे, non-sterile gloves you can use, and I think in this you can use without gloves also, but washing hand is must. And dilution आपको सबको पता ही है कि आपको scoop को 30 ml में add करना है, but अगर आपको लिखा है कि 42 ml milk देना है, तो अब आपको 60 ml ही milk बनाना पड़ेगा। उसमें से आप नाप लीजिए 42 ml, ये नहीं है कि आप उसमें अंदाजे से कुछ कर रहे हैं, यू हैव टू डिस्कार्ड द रेस्ट ऑफ इट। सो फॉर मदर्स मिल्क, ऑफ कोर्स जो आपका बचा हुआ है वो आप रूम टेम्परेचर पे 6 to 8 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क आपको बचा हुआ डिस्कार्ड करना है, आपको यूज नहीं करना है, करेक्ट? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू वुंड केयर. This is a very, very important thing. Actually, in NICU, if we see particularly किस तरह के wounds हम लोग को मिलते हैं. So IV line infiltration, most common. Medicaid counters and even necrosis, black gangrene, pressure source. आपने वहाँ पे उसका पल्स ऑक्सीमीटर का प्रोब जो है इतना हाई प्रेशर से बांध दिया, उसके कारण there can be a very important point here in the premature babies. The junctions between the epidermis and dermis. तो हमारी स्किन जो है उसमें दो पार्ट है, epidermis, dermis and then subcutaneous fat etc. तो इन दोनों के बीच में एंकर्स होते हैं. So they are not there in the premature babies. तो जब आप adhesive लगाते हैं जैसे micropore, leucoplast, tegaderm etc. So when you apply this adhesive, वो epidermis से कस के चिपक जाता है, और आप एकदम से खींचते हैं तो epidermis उखाड़ ले जाता है, बिकॉज एपिडर्मिस जो होती है वो एडहेसिव से ज्यादा स्ट्रांगली चिपक गई, और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में बॉन्ड्स तो है नहीं क्योंकि वो प्री टर्म बच्चा है. सो प्लीज व्हेन यू आर टेकिंग आउट द एडहेसिव्स, प्लीज टेक इट आउट लाइटली. उसके बाद क्या हुआ, नाउ इट इज अ ओपन एरिया फॉर द बैक्टीरिया टू गो इनसाइड बॉडी, देयर इज अ ब्रीच इन द स्किन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब उसको निकाल रहे हैं आप कौन सा एडहेसिव यूज कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और premature babies में kindly use the Tegaderm, do not use Dynaplast, Leucoplast, etc. And when you are taking it out, you have to be careful. You can wet it with the saline first of all. बहुत जल्दी में उसको नहीं रखना है कि हमें बताया कि इसमें उखड़ जाएगी स्किन इसकी. Then there should be a position change. They should not be soiled. कि बच्चा जो है स्टूल और फीसेस सब में पड़ा हुआ है, एंड इसके कारण देयर इज अ लॉट ऑफ डर्मेटाइटिस. सो वी ऑल नो दैट, ये आपको लगता है कि ये तो फीसेस है, ये क्या हम नर्सेस थोड़ी ये करेंगे, कुछ नर्सेस को वो लगता है. बट डू यू नो टुडे इज नर्सेस डे सेलिब्रेशन एंड टुडे इज मदर्स डे सेलिब्रेशन आल्सो. सो
It is an instinct and many times आप लोगों ने देखा होगा, you must have that feeling of motherhood with a small baby. कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि उसकी माँ नहीं है या माँ भी बहुत sick है या माँ कहीं नहीं और है, वो बच्चा वहां रो रहा है, and then you just see the cry and then you just keep a hand on the baby. You will have that instinct. इसीलिए शायद female nurses they are, मैं ये नहीं कह रही males are not, but then females are the mothers also. So we all have to care these small tiny babies as if जैसे वो हमारे बच्चे हैं. तो उसमें आपको इनको वो wet अगर वो soiled पड़े होंगे तो they will have all the irritant dermatitis and then we are going to treat it. So prevention is the first strategy. Then उसके बाद अगर आपको identify हो रहा है तो आप तुरंत कैनुला हटाइए, तुरंत उस जगह को आपको heal करने के लिए करना है. And we will have to keep that wound clean and hydrated. Debridement of the necrotic area has to be debridement has to be done. The black necrotic area has to be debrided. That can be done with the help of the pediatric surgeons, plastic surgeons, and wound protection and barrier formation has to be done. So skin disinfectants जो हम लोग यूज करते हैं वो भी कई बार बहुत बड़े-बड़े allergic cases करते हैं, जैसे alcohol skin necrosis. Betadine is very dangerous. Many times in preterm babies, this betadine leads to hypothyroidism, even neurodevelopmental delay. So in the preterm babies, betadine हम लोग बहुत ज़्यादा prefer नहीं करना चाहते हैं. Chlorhexidine leads to severe infant skin burns in the babies. So the use of this, especially in the primary babies, in 800 gram babies, has to be with care. Okay, so यही सारे हमारे जो cases हैं, जैसे ये and another अभी वो आएगा respiratory care में, CPAP is very commonly used. So this all columella, we have seen कि पूरा septum ही खत्म हो गया यहाँ बीच में, तो ये हमारी ही गलती है. So we have to take care of this because it has happened in our supervision only. So and this all gangrene has happened because of the Medicaid counter. So we have to understand this necrosis, this redness has to be picked up when it is red, not it is at that time when it is black. So if you do the good nursing care, हर shift में आके आप इसका CPAP का हटा करके pressure sore, उसको आप देख करके saline से हटा करके inspect करेंगे, nasal injury score करेंगे, और इसको अगर होता है तो उसके में act करेंगे, immediately act करेंगे. So the action, there are different modes of action. You have to report to the doctor. Other modalities can be used. So then this can be prevented. So MARSI prevention is medical adhesive related skin injury is paper tape removal is critical in reducing the occurrence of the traumatic skin injuries, because we already told that the anchor between the epidermis and dermis is poor, especially in primaries. Please remove the tape low and slow. ऐसे नहीं निकालना है आपको. Please remove the tape low and slow. Low slow मतलब tape जिधर लगा हुआ है उसी की तरफ लगाइए और in the direction of the hair growth, keeping it close to the skin surface, pulled it back over itself. Removing tape at an angle will pull the epidermis and पूरा epidermis उखड़ जाएगा. Then these are the various dressings. Actually जब आपकी ये हो ही जाएगी उसके बाद आप different dressings हैं इसमें. ये इसका पर्व्यू नहीं है. अभी हमारा है कि ये black हाथ होना ही नहीं चाहिए. But if we see the dressing, so there are many types of dressings we can use for the wounds. So there are hydrocolloid, hydrogels, foam, barrier films and barrier creams. तो अलग अलग तरह के ड्रेसिंग्स अलग तरह के वुंड्स में यूज किए जाते हैं. जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पस है, वहां पे आप हम लोग जो हैं वो यूज कर सकते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स. सॉरी, जहां पे अगर बहुत ज्यादा हैवी एक्सुडेट होते हैं तो फोम्स यूज करते हैं. अगर आपके पास आते हैं नॉट नॉर्मल वुंड है, आपका अच्छा ग्रैनुलेशन टिश्यू है, हाइड्रोकोलॉइड्स दे कैन बी यूज्ड. For the diaper change, the people they recommend the barrier creams and barrier films. So wound healing in neonates is different. Hydrogels are very good because they hydrate also. और वे एक moisture भी देते हैं तो उससे better wound healing होता है. Now I am coming to a very important thing, that is blood culture sample collection. तो इसका बहुत सारा part मैं already बोल चुकी हूँ. जब भी आप कोई procedure करने जा रहे हैं, consent लेने की आदत हमें होनी चाहिए.
पेरेंट को आपको बताना है कि सैंपल क्यों लिया जा रहा है। माँ एकदम से थी, उसको बुलाया, कहा ब्लड निकालने जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। सो वी हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट, हैंड वॉशिंग, देन वी हैव अरेंज्ड ऑल दैट ट्रे। सो जो ट्रे उन्होंने दिखाई थी जिसमें एक स्टेराइल ट्रे है, ब्लड कल्चर ट्रे हमारे पास अगर होगी, क्योंकि आपको पता है कभी भी जरूरत पड़ सकती है, एक्सचेंज ट्रे, विनिसेक्शन ट्रे। सो दीज ट्रेज they should be there in the NICU, and it should have the different boxes in which the betadine spirit swabs are there. So हमने सब चीज इकट्ठी कर ली, फिर से हमने हैंड वॉश किया, ग्लव्स पहना, स्किन को प्रिपेयर किया मैंने यहाँ पे, स्पिरिट, बीटाडीन स्पिरिट, एंड हमने उसमें निडल डाली और 30 डिग्री एंगल पे ब्लड आ गया। 2 ml की सिरिंज, दूसरा बंदा आपको पकड़ाएगा, आप हाथ और ग्लव्स पहन के दूसरे सिरिंज की फिर प्लास्टिक नहीं खोलने लगेंगे। अब आपने ग्लव्स पहन लिए हैं, आप सीधे जो दूसरा बंदा पकड़ा रहा है वो अंदर से आप सिरिंज निकालेंगे और बिना किनारे छुए हुए आप उसका ब्लड 1 to 3 ml ड्रॉ कर लेंगे। देन देयर इज अ बैकटेक की जो बॉटल रखी हुई है 10 ml उसमें है, उसमें 1 ml ब्लड आपको भेजना है, 1 ml आपको डालना है, एंड बिफोर दैट यू हैव टू क्लीन द टॉप ऑफ दैट ब्लड कल्चर बॉटल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपने इनोकुलेट कर दिया, अब लैब बंद है, फ्रिज में रख दिया, कोई ऑर्गेनिज्म आपका ग्रो नहीं करेगा। प्लीज कीप इट, आइदर ये अपने आप आपके यहाँ इंक्यूबेटर होना चाहिए, अगर नहीं है तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके पास 24/7, क्योंकि NICU में बच्चा कभी भी आ सकता है और आपको एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले ब्लड कल्चर भेजना मस्ट है। तो आपको कल्चर कर निकालना है और उसको इंक्यूबेटर में रख देना है। अगर कुछ भी नहीं है आप रूम टेम्परेचर पे रख लो, बट नेवर कीप दिस इन, रेफ्रिजरेट नहीं करना है सैंपल, क्योंकि आपको आंसर मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए ऑर्गेनिज्म। सो नेवर रेफ्रिजरेट, एंड it is very important to clean the top of the culture bottle. So okay, so we have done with the blood culture. Now I am coming to bladder catheterization. So this procedure is done many times, especially in the asphyxia babies. या आपके पास कोई बेबी आया जिसमें आपका यूरिया क्रिएटिनिन गड़बड़ है, तो आपको ऑर्डर कर दिया जाएगा कि भाई आप ब्लैडर, ये आप कोई पिक्चर मत लीजिए क्योंकि मैंने अभी बुकलेट देखी है, इट इज हैविंग ऑल वेरी गुड इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट बेटर देन दिस, यू विल हैव ऑल दैट, एंड प्लीज रीड इट वंस व्हेन यू गो एंड अंडरलाइन ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो उसमें सब कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि तरीका, जो कल्चर अगर इकट्ठा करना है, यूरिन कल्चर यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं सेप्सिस में, कभी कभी जब डायरेक्ट जॉन्डिस कर देता है, हमें UTI देखना ही होता है, तो वी रियली वांट अ यूरिन कल्चर or urine test. So in that thing actually suprapubic tap is the first and diagnostic method, जो आप बेस्ट मेथड होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। पर suprapubic tap किसी भी जने को ब्लाइंड नहीं करना है। We have to look for the bladder which is full by ultrasound, and if there is urine, then that pubic symphysis से ऊपर आप उसको spirit, betadine spirit around 1 centimeter above, just go 1 to 2 centimeters, you will get the urine, and immediately put that urine in a sterile container. अब फिर नॉन स्टेराइल में आप मत भेज दीजिए, फिर उसमें आ जाएगा कंटामिनेंट ग्रोथ जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। सो ऑल दीज सैंपल्स व्हेन यू आर टेकिंग आउट, दे आर वेरी प्रेशियस। जैसे लंबर पंक्चर इतना प्रेशियस सैंपल है, उसको आप बार बार LP नहीं कर सकते किसी भी बच्चे का। सो इट हैज टू बी टेकन लेबल्ड, लेबल करना मैं भूल गई, लेबल बहुत अच्छे से करना है। 2 बच्चे हैं, बेबी ऑफ कविता, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। Always write the UHID number or whatsoever number you have in your hospital. आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना फिर आप कहेंगे इस बच्चे का है कि किस बच्चे का है। सो देन आपने क्या किया कि यूरिन में आपने इसको लिया और स्टेराइल जो स्टरी कैप्स होती हैं उनके अंदर इसको भेजा सैंपल को। बट इफ यू आर नॉट, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस ब्लैडर कैथेटराइजेशन। सो इन दिस यूरिन सैंपल हमको तब करना है जब हमें बेसिकली यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना पड़ सकता है या यूरिनरी रिटेंशन भी हमें करना है, तो हम लोग इसमें कैथेटर्स यूज करते हैं 3.5 French लेस देन 1 किलो, 1 to 1.85 French, और वी कैन यूज अ इन्फेंट फीडिंग ट्यूब ऑफ 5 French ऑल्सो। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर से हाथ धोने हैं, इसमें आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनना है। हाथ धोने का तरीका सुई मन के हमेशा मत भूलिए,
और जैसे डॉक्टर आकांक्षा ने बहुत अच्छा बताया था कि सब लोग बस 10 सेकंड का हाथ धोते हैं हम लोग, तो इट शुड बी अ 1 मिनट हैंड वॉश WHO के हिसाब से, वो करना है हमें। और फिर हम लोग जो है उसको वहां पे जाइलोकेन जेली अप्लाई करना है। ये नहीं है कि न्यू बॉर्न है, अरे ऐसे कुछ नहीं होता है तो बेहोश पड़ा हुआ है बेचारा वेंटिलेटर पे, उसको भी जाइलोकेन जेली लगाना है। एंड वहां पे आपको बीटाडीन क्लीन करना है, यहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं यूज करना है, ठीक है। एंड देन आपको बहुत फिमोसिस होती है फिजियोलॉजिकली, तो खींच के पीछे स्किन को नहीं करना है, इजिली टिप पे आप पे उसको आपको करना है कैन्युलेट। और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आपको बहुत मुश्किल से घुसाने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी अ केस ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व और सम ऑब्स्ट्रक्शन। इफ इट इज गोइंग कंफर्टेबली, एक बार आपको होगा देन इट विल गो। एक बार अगर डिफिकल्टी हो रही है फिर गिव वे हो गया एंड देन ब्लैडर इट्स कमिंग आउट एंड देन यू कनेक्ट इट विद द मिनी कॉम्ब एंड यू राइट कि कितना यूरिन आ रहा है, क्या हो रहा है, जो सैंपल आपने भेजना है वो आप भेज दीजिए। फॉर फीमेल्स द सेम थिंग, आपको जो है यूरेथ्रा को देखना है बिटवीन क्लाइटोरिस एंड वेजाइना, एंड इस लैंडमार्क को आपको क्लीन करना है एंड एंटीरियर टू पोस्टीरियर आपको क्लीन करना है कि यहाँ पे फीकल कंटामिनेशन ना हो जाए उसके अंदर। सो we have already done, and this baby should be always in a frog leg position. Use, very important, use some pain related thing also to treat the pain in this patient. So basically the principle is in all the procedure is asepsis and do no harm. आप प्रोसीजर कर रहे हैं, आपको गड़बड़ नहीं करना है उस बच्चे का। एंड थैंक यू वेरी मच।